ऑलराइट क्लास इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ चैप्टर नंबर 9। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 8 जो है वो हमने कंप्लीट किया था 2 क्लासेस में, 2 लेक्चर्स में। इट वाज कार्बोनाइल कंपाउंड्स नंबर 1, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9। दिस इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स फंक्शनल डेरिवेटिव्स। और जो आप मेरे पीछे बोर्ड में देख रहे हैं ये पूरा चैप्टर नंबर 9 है, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म है ये चैप्टर यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बात आज ही हो जाए? आज नहीं तो कल 100% कंप्लीट ये चैप्टर, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, मैंने आपको जैसे बताया था, कमिटमेंट की थी कि आगे बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, शुरू होगा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखने को 13 चैप्टर्स हैं, बट वो 13 उस तरह से नहीं है, ठीक है ना, जिस तरह होने चाहिए थे, छोटे छोटे करके। जैसे बाकी सब्जेक्ट में हर चैप्टर ही बहुत बड़े बड़े होते हैं, केमिस्ट्री में क्या है, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। सो दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। नवा चैप्टर है ये ओवरऑल, जिसको आज हम देखें कितना कर पाएंगे। रिएक्शंस वगैरह क्या पता एंड में कुछ बच जाए तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सेकेंड ईयर चैप्टर 9, चैप्टर का नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड्स नंबर 2। इससे पहले जो चैप्टर हमने किया है वो भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स था। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम कहते हैं उन कंपाउंड्स को जिनमें हमारे पास जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। तो हर वो कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स थे चूँकि उनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद था, C+O। और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी जो हमारे पास होते हैं उनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बट हम उसको पार्ट 2 में हम उसको रखते हैं। पुराने बुक के अंदर वो भी मैंने बताया था आपको कि एक ही चैप्टर के अंदर इंक्लूड था, चैप्टर 9 में। तो अगर आप मेरे पुराने प्लेलिस्ट साइड से बात है, मैंने उसको डिलीट नहीं किया है, पुराने जो कोर्स का था सेकेंड ईयर की, ठीक है। चूँकि जो बच्चे इंप्रूवमेंट देंगे या फिर जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स देंगे अभी जनवरी में होंगे, जिनका सेकेंड ईयर का पेपर रुका था, तो वो उसी पुराने बुक से ही देखते हुए करेंगे। तो वो इसलिए वो भी प्लेलिस्ट मेरी सारी डली हुई है उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि लाइक उसमें क्या था कि चैप्टर 9 अगर आप उस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो चैप्टर 9 के अंदर ही आपको अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारी चीज़ें आपको एक ही चैप्टर में मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक चैप्टर की चीज़ को 3 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो वही है कि अगर आप तीनों चैप्टर को मिला दें, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, तो वो एक चैप्टर मिलकर बनता है पुरानी बुक का। दैट्स वाई पुरानी बुक में चैप्टर 11 थे और हमारे पास 13 चैप्टर हो गए, बस उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। तो मतलब लेकिन मटेरियल उससे भी कम कर दिया गया है। पुरानी बुक में चैप्टर 9 इससे भी ज़्यादा बड़ा था। इस 3 चैप्टरों को मिला भी देना तो उसका डबल था हमारा चैप्टर 9। बहुत लॉन्ग चैप्टर था जिसको 3 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट करके कोर्स और आधा कर दिया गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स बढ़े हैं लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है। हर क्लास में मैं यही बात करता हूँ आपसे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे आज हम, और उसके डेरिवेटिव्स मतलब एस्टर्स, एसिड हैलाइड्स, अमाइड, एसिड हैलाइड्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आज भी मैं आई थिंक जितनी भी बातें करूँगा शायद एक आख न्यू बात करूँ, वरना कोई न्यू बात नहीं होगी। ये पूरा चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये सारे वही रिएक्शंस आने वाले हैं जो आपने पहले से किए हैं। तो बस एक टाइम पास कर रहे हैं हम क्लास के अंदर, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे बस बताने ये यहाँ पढ़ा है, ये यहाँ पढ़ा है और ये यहाँ पढ़ा है, और कुछ नहीं बताना है। मैं चाहूँ तो अभी 10 मिनट में चैप्टर क्लोज कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे A to Z, ठीक है। लेकिन हम फिर भी 1-1.5 घंटा पूरा लगाएंगे उसके ऊपर, क्या पता और आगे भी लगा दें। तो ये एक फ़ायदा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक चीज़ बार बार रिपीट होते रहती है, ठीक है, और चैप्टर बनते रहते हैं हमारे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहा जाता है? RCOOH, यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको पता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं RCOOH, ये तो बात हर कोई जानता है एटलीस्ट। अगर हम डिफाइन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही ना भाई, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। C+O के एक तरफ OH अगर आ जाए तो, पता है ये बात सबको ऑलरेडी, कोई नई बात तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। अच्छा, अभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे फेमस जो हमारे पास होता है वो एसिटिक एसिड होता है, जिसको विनीगर कहते हैं, जिसको सिरका कहते हैं। उसको माइंड में रखकर 3 बातें बता देते हैं।
पहली चीज़ तो दे आर कलरलेस लिक्विड। सिरका आपने देखा होगा सूप में डालते हैं, चाइनीज़ डिशेस में डलता है, सोया सॉस और चिली सॉस के साथ विनीगर डलता है, वो एसिटिक एसिड होता है, उसका कलर क्या होता है, वाइट होता है, सोया सॉस तो ब्लैक होता है और चिली सॉस जो है वो रेड होता है, और तीसरा जो उसके कॉम्बिनेशन में आप दुकान से खरीद कर लाते हैं वो कलरलेस होता है, तो वो विनीगर होता है। तो मैं नई बात तो नहीं कर रहा, 5 क्लास का बच्चा भी जानता है, ठीक है, दैट इज़ विनीगर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है बेटा, कलरलेस लिक्विड होता है, कलर तो कोई नहीं होता उसका, जो रेड और ब्लैक होता है वो विनीगर नहीं होता है, ठीक है। तो ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और इनकी कैसी स्मेल होती है, शार्प ऑडर होती है, तेज़ स्मेल होती है, ठीक है। असल में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं लैब इसको जो घरों में, और लैब में जब एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है तो कंसनट्रेटेड यूज़ किया जाता है। अगर आप उसको सूंघोगे तो फ़ौरन से आपके नाक में बड़ा शार्प ऑडर आएगा उसका, तो कभी उसको नहीं सूंघना, मतलब ऐसा मना किया जाता है उसको स्मेल करने से। डायरेक्ट आप जो है वो उसके बॉटल पर आप स्मेल कर लो, चूँकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपके दिमाग पे वो खुशबू चढ़ सकती है, बहुत पंजेंट और बहुत शार्प ऑर्डर उसका होता है, ठीक है। घर पे जो होता है उसमें तो मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक बोतल इतनी बड़ी, अगर मैं बोतल इतनी बड़ी अगर ले आऊँ उठाकर, एक ड्रम में उसका सिरका बना सकता हूँ। एक ड्रम पानी में सिर्फ इतनी में एसिटिक एसिड कंसनट्रेट डाल दूँ, वो पूरा एक ड्रम सिरका बन गया, उसको बोतल में भर के मार्केट में बेच दूँ जाकर। बड़ा आसान काम है, तो बहुत आसान बिजनेस है ये सिरका बनाने का, क्योंकि कंसनट्रेटेड जो आता है, ये इतनी बड़ी बोतल जो आएगी वो 200 रुपये की आती है, उस 200 में आप 20,000 का सिरका बना सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस दिमाग होना चाहिए केमिस्ट्री का आपके पास कि वो कंसनट्रेटेड है और आप उसको डाइल्यूट करके मार्केट में बेच रहे हैं डब्बे में बंद करके, तो 100% प्रॉफिट वाला बिजनेस कहलाता है ये, जो सिरका बनाने वाले करते हैं, ठीक है। तो लैब में जो आप देखते हैं ना वो कंसनट्रेटेड होता है, वो भी कोई इतना महंगा नहीं आता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कलरलेस लिक्विड होते हैं और शार्प ऑर्डर होते हैं। अब क्या पता घर जाकर आप सूंघेंगे सिरके को, आप बोलेंगे सर हमें तो कोई स्मेल नहीं आया, तो वो असल में डाइल्यूट है, दैट्स वाई। डाइल्यूट जब हो जाती है तो जाहिर सी बात है, जैसे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है कॉरोसिव नेचर का होता है, लेकिन डाइल्यूट HCl आप हाथ में गिरा दो, पी भी जाओ तो कुछ भी नहीं होगा, जो टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो डाइल्यूट होने के बाद तो जाहिर सी बात है उसकी ऑर्डर और उसकी कंसनट्रेशन सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। दूसरी चीज़, दे आर सॉलेबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉलेबल इन वाटर होता है, अगर नहीं भी पता है, कॉमन हम जानते हैं कि सिरके को पानी में डिजोल्व किया जा सकता है, पानी में डाल के ही तो उसको बेच रहे हैं। अगर सॉलेबल होता ही नहीं तो उसका सॉल्यूशन डाइल्यूट कैसे किया जाता है उसको, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आप केमिस्ट्री जानेंगे सर ऐसा क्यों है, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहा होगा उसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना भाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, दैट्स वाई ये सॉलेबल इन वाटर है सारे कार्बोक्सिलिक एसिड। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और बॉइलिंग पॉइंट भी इनकी हाई होती है अल्कोहल्स वगैरह के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये गैसेस नहीं होते हैं ये, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है। हर क्लास में एक ही बात करते हैं सर आके, ठीक है, तो वो बात ही यही है, क्या करेंगे। तो मसला क्लियर है, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई, तीनों पॉइंट्स को कुछ पूछना है, सिंपल। इसके बाद स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये भी सेम वही बात है। अब जब भी कार्बोनाइल ग्रुप आएगा तो आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ट्राइगोनली आता है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है, सराउंडिंग एटम रेडिकल होगा, OH हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, वॉटेवर, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम हमारे पास अल्काइल रेडिकल है, OH है और साथ में ऑक्सीजन भी है, तीनों है। बॉन्ड पेयर कितने आप देख सकते हैं कार्बन के अराउंड 1 2 4, पाई बॉन्ड को तो इग्नोर कर देते हैं हम, तो 3 बॉन्ड पेयर टोटल है, पाई बॉन्ड इग्नोर हो जाता है। लोन पेयर कार्बन के अराउंड एक भी नहीं है, सेंट्रल एटम के अराउंड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जो कि कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज से लोन पेयर एक भी नहीं है, तो शेप कैसा आ जाएगा हमारे पास, ट्राइगोनल आ जाएगा। बॉन्ड एंगल गलत लिख दी मैंने, बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी उसकी, 120 डिग्री हो जाएगी, तो ये आपने ट्राइगोनल शेप बना दिया, ट्राइंगल जैसा, पंखे की पंखड़ी जैसा। सेम एल्डिहाइड कीटोन का भी यही स्ट्रक्चर था, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम बॉन्ड एंगल के साथ। क्यों भाई? चूँकि कार्बोनाइल ग्रुप है, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे, चाहे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबका हमारा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर आएगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। रीज़न क्या है, आप चाहे तो हाइब्रिडाइजेशन से कहते हो तो sp2 है, तो इस वजह से नहीं आती हाइब्रिडाइजेशन, तो बोल दो तो वो 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है, वेस्पर मॉडल के लिहाज से भी ट्राइगोनल है। बात समझ में आ गई? आपकी मर्जी जिस तरह से भी बता दो, मैंने दोनों तरह से बता दिया। तो मसला स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको? R में कोई भी रेडिकल उठा के लगा दो, CH3 जो भी उठा लो, ठीक है, आपकी मर्जी। अब आ जाते हैं एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की। आप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर के हैं। एसिड किसको कहते हैं? एसिडिक मतलब होता है H+ डोनर्स, H+ डोनेट कर सकते हैं।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर सकता है कि यहाँ पर जो इसका H+ होता है ना, ये वाला H+, ये H+ क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है किसी को। अब चूंकि H+ डोनर्स हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, दैट्स वाई ये एसिड्स होते हैं। इन्हीं को कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहा जाता है, इन्हीं को हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं। और यही लॉन्ग चेन का आ जाए तो अगले चैप्टर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि फैटी एसिड भी यही होता है, बायो में पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो एसिडिटी क्या होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसके बारे में 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, MCQs में पूछा जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, पहली बात तो ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी एसिड्स होते हैं ना बेटा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स तो मैंने हर बार हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा कैसे होते हैं भाई, वीक एसिड्स होते हैं, कंपैरेटिवली वीक एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के मुकाबले में। मिसाल के तौर पे जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड से मुराद इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, इनके मुकाबले में जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होंगे, तभी तो पी रहे हैं हम इसको, दैट्स वाई हम इसको पी सकते हैं, वरना हम कैसे सिरका को पी पाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये मिनरल एसिड्स है, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उनसे वीक होते हैं, लेकिन बाकी तमाम ऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एसिडिटी ऑर्डर क्या हो सकता है, मिनरल एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यही कार्बोक्सिलिक एसिड आपको फिनॉल या अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक मिलता है। ये मैंने आपको बताया था अल्कोहल के अंदर भी कि अल्कोहल्स और फिनॉल ये भी एसिडिक नेचर के होते हैं। इसमें बताया था फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के मुकाबले में, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल यहाँ पर एनाइन जनरेट हो रहा होता है, इसका बताया था ना मैंने। तो लेकिन इसी फिनॉल अल्कोहल के मुकाबले में भी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कहा जाता है, तभी इसके नाम में एसिड लगा हुआ होता है। अल्कोहल और फिनॉल का भी एसिडिक नेचर है, लेकिन उनके नाम में एसिड नहीं लगा होता है। इथाइन भी एसिडिक होता है, हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में, लेकिन उसके नाम में भी इथाइन एसिड नहीं बोलते हम लोग उसको, लेकिन इसको एसिड बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसिडिक है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फिर भी मिनरल एसिड्स के मुकाबले में इसका कोई मुकाबला नहीं है, मिनरल एसिड बहुत ऊपर है। हाइड्रोक्लोरिक है तो बहुत कोरोसिव होता है ना, हाथ में डालो हाथ जल जाए, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ये सारे हमारे पास में, ठीक है। तो मिनरल एसिड से तो मुकाबला करते ही नहीं, तो इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक के लिहाज से हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। बस समझ में आ गया यहाँ तक बात। इसके बाद नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसको हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ रखा है ना भाई। दोबारा से मैंने लिख दिया, चूँकि बोर्ड मेरे पास बचा हुआ था खाली, मुझे लिखना नहीं था, मैंने वो लिख दो। इतना छोटा चैप्टर हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने थोड़ा ऐसे ही लॉन्ग कर देता उसको, ठीक है। कम से कम एक बोर्ड तो पूरा भरा है एक चैप्टर के अंदर, वरना तो मजाक बन जाएगा कि यार ये कौन सी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, इतना छोटा चैप्टर। तो नोमेनक्लेचर की जब बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, ऐसी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब RCOOH होता है ना इसका जर्नल फार्मूला, जैसे कि हम जानते हैं RCOOH होता है इसका जर्नल फार्मूला RCOOH। अब RCOOH को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CnH2n+1, ऐसे ही ना भाई, R यही होता है CnH2n+1। अब यह n की जो वैल्यू है वो आपको पता है 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जा सकती है, ये याद है सबको। तो 0 से स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हैं n की वैल्यूज़ को। n की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो यहाँ पर सिर्फ H आ जाएगा R में, तो पहला कंपाउंड ये बनेगा HCOOH, फिर CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH, C4H9COOH, C5H11COOH। पता है सबको ये बात। कॉमन नेम और IUPAC नेम के लिहाज से भी आपको पता है, मैं रिपीट कर देता हूँ बातों को। कॉमन नेम में हम लोग उसको क्या कहते हैं, लैटिनिक एसिड बोलते हैं, लैटिन नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद इक एसिड लिख देते हैं, ऐसा ही है। और IUPAC के लिहाज से हम लोग क्या लिखते हैं उसको, अल्कानोइक एसिड, अगर सिर्फ हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो ये एक कार्बन है तो उसको फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपायोनिक एसिड, 4 कार्बन है तो ब्यूटारिक एसिड, 5 कार्बन है तो वैलेरिक एसिड, 6 कार्बन है तो कैप्रोइक एसिड। याद है सबको, फॉर्म एसिड प्रोपायोन ब्यूटाइल वैलर कैप्रो, पता है ना सबको ये बात। ओके, IUPAC में बोलेंगे तो क्या, मिथानोइक, इथानोइक, प्रोपेनोइक, बुटानोइक, पेंटानोइक, हेक्सानोइक एसिड। क्लियर है, बस ये पढ़ना था आपको, इसमें लंबी कहानी नहीं सुना रहा, ठीक है। बस मुझे बताना था कि यार किसी को नॉलेज से निकल गया है, दिमाग से निकल गया है, तो उसको पता लग जाए कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। इसमें से एसिटिक एसिड ये होता है जिसको सिरका कहते हैं, विनीगर कहते हैं। ये भी आपको पता है कि जो सिरका हमारे पास होता है वो यही वाला होता है ना, एसिटिक एसिड होता है। क्लियर बातें तो 9-10 के बच्चे भी जानते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे आते हैं। तो इसके अच्छा पूरे चैप्टर पे ये आप बुक को उठाएंगे ना तो आपको यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप ही नहीं कहेंगे सर आपने आसान बातें लिख दी और मुश्किल बातें आपने हटा दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, यही है। मैं किताब लेकर होता हूँ, आता हूँ यहाँ पर, मैं लेक्चर जब निकाल रहा होता तो किताब सामने हो तो इससे देख कर लिख रहा होता सारी चीज़ें, और एक्स्ट्रा एक बात नहीं लिखता कि यार नॉलेज आ जाएगी। भाई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो वही जितना बुक में है वो सबको अगर हम रट लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, काफ़ी है। नॉलेज के लिए तो 1000 बातें हैं, अगर हम नॉलेज की बातें करने पे आएंगे तो
ठीक है, बट आप सिर्फ और सिर्फ जितना बुक में लिखा है वो उतना समझना आपको है, ठीक है। प्रिपरेशन और रिएक्शंस में अभी नहीं बता रहा, चूंकि ये आपको पता है रिएक्शंस 5 रिएक्शंस और ये आएंगे, अगर जिसमें सारे रिएक्शन पढ़े हैं लेकिन मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ, क्योंकि रिएक्शंस में मैं बोर्ड को मिटा कर फिर मैं रिएक्शन कराता हूँ, आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाली हेडिंग देखते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारे पास है, इसके कोई डेरिवेटिव्स भी होते हैं। डेरिवेटिव मतलब उससे कार्बोक्सिलिक एसिड से मुख्तलिफ कंपाउंड्स को ड्राइव किया जा सकता है, निकाला जा सकता है उसके OH को हटाकर। कार्बोक्सिलिक एसिड के OH होता है ना बेटा, अब ये जो OH है इसको हटाकर हम बहुत सारी चीज़ों को लगाकर अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। अगर इस OH की जगह पर OR लग जाए तो क्या ये एस्टर बन जाता है? अगर इस OH की जगह पर X लग जाए तो क्या एसिड हैलाइड बन जाता है? अगर इस OH की जगह पर NH2 लग जाए तो क्या अमाइड बन जाता है? अगर इस अच्छा एक और चीज़ है जो आपने नहीं पढ़ी है वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, एसिड एनहाइड्राइड के बारे में पहली बार आप मेरे मुँह से सुन रहे होंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक डेरिवेटिव होता है, ये मैं थोड़ी देर जब मैं टॉपिक पे आऊँगा इसकी, जब रिएक्शन जब इसको हम फॉर्म करेंगे एसिड एनहाइड्राइड को, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा ये क्या चीज़ होती है। एसिड एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड से वाटर रिमूव करके बनता है, बहुत आसान प्रोसीजर है इसको बनाने का, ठीक है। तो बस ये एक नई चीज़ मैं आपको आज बताऊँगा, पहली नई चीज़ है जो आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड, सर ये कोई नई बात आपने लिखी है पहली बार, तो बता दूंगा, एक दिन में 1-2 नई बात सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बाकी चीज़ें तो आती हैं। बाकी सेट में तो आप 20 नई चीज़ें सीख रहे हो तो हर क्लास के अंदर, यहाँ केमिस्ट्री में कि 1-2 ही नई चीज़ सीखते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम आते हैं यूजेस की तरफ। अब यूजेस बता देता हूँ, ये आखिरी टॉपिक है अगरचे हमारे चैप्टर का, लेकिन एंड में इसको मैं बता रहा हूँ। तो यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के क्या इस्तेमालात होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ 3 इस्तेमालात नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड के बता दिए, या उसके सोर्सेस वगैरह बता दे रहा हूँ कहाँ पाया जाता है, MCQs के लिए आपको याद रखना है। तो जो यूजेस वगैरह होते हैं आपको मैं हमेशा बताता हूँ, MCQs के लिए याद रखा करें, क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा इसके ऊपर। जब भी बनेगा 20 ईयर उठाएंगे तो उसमें आपको MCQs की सूरत में आया हुआ मिलेगा यूजेस वगैरह। तो इस्तेमाल सबसे पहले फॉर्मिक एसिड का अगर आपको याद है तो उसको मैंने क्या बताया था, एंड्स स्टिंग, लाल चींटी जो होती है, रेड एंड्स जो होते हैं उनके डंक में ये मौजूद होता है ना फॉर्मिक एसिड। तो रेड एंड्स जो होते हैं, स्टिंग का मतलब होता है डंक, ठीक है। तो रेड एंड्स जो होती है, लाल चींटियाँ जो होती हैं, उनकी डंक में ही होता है, जैसे वो काटती हैं तो फिर क्या होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो इंजेक्ट कर देती हैं फॉर्मिक एसिड को हमारी बॉडी के अंदर, तो वो फिर जो है ना वो ब्रिस्टल्स बॉडी में बन जाते हैं और बड़ी जलन का एहसास होता है। तो वो जलन जो हो रही है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से हो रही है, जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रही है कौन, लाल चींटी, ठीक है। फॉर्मिक एसिड कहलाता है, ये वाला एसिड होता है HCOOH। ये एसिड जो है वो हर चींटी के डंक में अल्लाह ताला ने रखा है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ये निकला ही ये वर्ड फॉर्मिका से, फॉर्मिका एंड्स को कहा जाता है लैटिन लैंग्वेज के अंदर, अगर आप इसको हिस्ट्री निकालोगे तो। इसी तरह से एसिटिक एसिड तो आपको पता है इसको विनीगर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अभी काफ़ी देर से बता रहा हूँ, सिरके के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटायरिक एसिड, अब ब्यूटायरिक एसिड का वर्ड जो निकला है वो कहाँ से निकला है भाई, बटर। बटर मतलब मक्खन, जो मक्खन होता है बटर होता है, तो बटर के अंदर जो है वो भी एक एसिड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड, तभी उसको ब्यूटायरिक कहते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये चीज़ें इनके सोर्सेस क्या क्या हैं। फॉर्मिक एसिड के याद रखें, इंपॉर्टेंट है, रेड एंड्स के अंदर होगा, एसिटिक एसिड का सिरके के अंदर होगा, ब्यूटायरिक एसिड का MCQs में तो बटर, ब्यूटायर से बटर याद हो जाएगा, ठीक है, बटर के अंदर होगा, क्लियर है। इसके बाद कुछ और है, थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना, मैंने बोला चलो यार छोटा सा चैप्टर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को भी देखते हैं जरा इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन ये थोड़े से मुश्किल टाइप के हैं या थोड़ा सा कह लो कि कॉम्प्लेक्स टाइप के स्ट्रक्चर है, बट अच्छी चीज़ें MCQs में आ सकते हैं, पता होना चाहिए, बुक का पार्ट है आपके ये भी। अब एक और कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, सिट्रिक एसिड है, नए नए कंपाउंड में आपको बताऊंगा। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का नाम आपने सुना होगा। सिट्रिक एसिड जो है वो कहाँ होता है, लेमन जूस में, लीमू के रस में मौजूद होता है। या इसके अलावा लीमू के अलावा आपको ऑरेंज में भी मिल सकता है ना बेटा, सिट्रस फ्रूट के अंदर आपको मिल सकता है। लीमू के अलावा आपको ऑरेंज में, कीनू में भी आपको दिखाई देगा कि कीनू की जो खटास है या जो लीमू की खटास है, जो खट्टापन है उसका, वो किसकी वजह से आता है, सिट्रिक एसिड की वजह से आती है। आपने पढ़ा होगा बचपन में कहीं ना कहीं सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। अब ये सिट्रिक एसिड भी असल में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फॉर्मूला है C6H8O7, तो फॉर्मूला तो मैंने कंडेंस करके लिख दिया है। स्ट्रक्चर इसका देखो इस तरह से होता है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिट्रिक एसिड हमारे पास है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे पास बेटा क्या होता है, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप एक साथ अटैच होते हैं, उनको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक मिला, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला और तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला। चूंकि उसके अंदर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, दैट्स वाई इनको कहा जाता है हमारे पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड हमारे पास एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है 3 COOH ग्रुप के साथ, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। लीमू के रस का फार्मूला हम इसको कह सकते हैं।
ये होता है C6H8O7। स्ट्रक्चर खोलेंगे तो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। अकरेंस का यूज़ क्या है लेमन में, या सोर्स इसका क्या ऑरेंज है या लेमन है, ठीक है। बात समझ में आगे। स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ही बना दिया आपके नॉलेज के लिए, बुक में नहीं बने हुए स्ट्रक्चर इनमें से कोई भी, ठीक है। आपको बस नाम याद रख लेना है, आपको बस नाम याद रख लेना है, और आपको अकरेंस कहाँ पाया जाता है ये याद करना है। स्ट्रक्चर और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने ऐसी नॉलेज के लिए बताया, जिसको इंटरेस्ट होता है तो वो याद रख सकता है, ठीक है। ये एप्टीट्यूड में आपके काम आ सकता है एंटी टेस्ट के अंदर, बट इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में काम नहीं आएगा कोई बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसी तरह से एक एसिड हमारे पास होता है मैलिक एसिड, Cis4H6O5। अब ये मैलिक एसिड जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 2 COOH ग्रुप मौजूद होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो, एक COOH ग्रुप मिल जाए और दूसरा COOH ग्रुप, बाकी एक OH हाइड्रोक्सी भी अटैच होता है। इसका हम IUPAC नेम भी निकाल सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, चैप्टर 4 में सीखा हुआ है, बट मैं बताऊंगा नहीं, वो जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ये जो हमारे पास है ना मैलिक एसिड, मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, याद क्या करना है आपको, एप्पल। एप्पल मतलब सेब के अंदर, ये तो पता ही होगा आपको। तो सेब के अंदर, एप्पल के अंदर जो एसिड होता है, सेब के अंदर जो एसिड होता है वो हमारे पास होता है मैलिक एसिड, अगर आपने कभी सुना है तो। या सोर्स याद रखना है कि सेब के अंदर, एप्पल के अंदर हमारे पास मैलिक एसिड पाया जाता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इस तरह एक हमारे पास होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं टार्ट्री, उर्दू में उसको टार्ट्री बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्री जो है ना वो इंग्लिश के वर्ड से ही आया है, टार्टरिक एसिड। ये भी हमारे एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो COOH दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर है टार्टरिक एसिड का, ये इसका फार्मूला है। ये टार्टरी में मौजूद होता है, खटाई वगैरह होता है ना जो बनाते हैं गोलगप्पे में, जो खटाई डालते हैं उसमें जो टार्टरी डाला जाता है, रेड, कभी आपने देखा होगा व्हाइट कलर का पाउडर होता है, तो वो ये होता है, वो भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये उसका फार्मूला है। नेचुरली कहाँ एग्जिस्ट करेगा, टैमारिन में। टैमारिन किसे कहा जाता है, इमली। इमली के अंदर जो है वो नेचुरली खटास के तौर पे ये जो है वो ये मौजूद होता है टैमारिन के अंदर, और चाहे तो हम उसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं पाउडर की फॉर्म में, टार्टरिक एसिड जो अक्सर खटाई में डल रहा होता है, देखा होगा आपने। तो वो भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये उसका सोर्स है। उसका इस्तेमाल आप जानते हैं गोलगप्पे में, वैसे लिखेंगे नहीं हम उसको, डलता है वो, उसका जो पानी होता है गोलगप्पे का, पानी पूरी उसमें। तो टार्टरिक एसिड मतलब बहुत बेसिक घर की बात है, बच्चों को भी पढ़ा सकती है सारी बातें, उसमें कौन सी मुश्किल बात मैं कर रहा हूँ सर, आज तो ये चैप्टर तो बहुत मुश्किल है, समझ ही में नहीं आ रहा कुछ भी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है सैलिसाइक्लिक एसिड, ये थोड़ा सा एक अलग है। सैलिस एक आपने कभी नहीं देखा होगा, बाकी सब शायद आपने यूज़ भी किया, देखा भी है, सब कुछ है। सैलिसाइक्लिक एसिड, अब सैलिसाइक्लिक एसिड क्या होता है हमारे पास, ये असल में हमारे पास एरोमेटिक है ना, जैसे बेंजोइक एसिड होता है, बेंजीन रिंग के साथ COOH अटैच होता है, उसके साथ एक जगह पर OH भी अटैच कर दिया जाए, मतलब इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो सकता है। ये 2 हाइड्रोक्सी 1 2 2 पे लगाए ना, तो हम उसको IUPAC में ये कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को बेटा कहा जाता है कॉमन नेम में सैलिसाइक्लिक एसिड। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्पिरिन। इसको एस्पिरिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एस्पिरिन, अगर आपने GTA वाइस सिटी खेला है कभी, अगर आपने गेम, तो उसमें एस्पिरिन जब लिखते हैं ना चीट कोड, तो क्या होता है, लाइफ फुल हो जाती है। ASPIRIN एस्पिरिन। मैं छोटा में सोचता था, जब मैं भी 4-5 में खेलता था, मैं बोलता था पता नहीं क्या ही। तो बड़े जब हुए, जब हमने केमिस्ट्री पढ़ा तो पता लगा भाई एस्पिरिन असल में जो है ना वो एक फार्मूला है एक दवाई का। एस्पिरिन इज द केमिकल नेम ऑफ डिस्प्रिन। डिस्प्रिन होता है ना, डिस्प्रिन जो सर दर्द की दवाई होती है, डिस्प्रिन। कभी डिस्प्रिन की अगर आपको टैबलेट खरीदोगे उसमें नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है एस्पिरिन, ठीक है। तो एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन इज द केमिकल नेम। देखो ब्रांड नेम मैंने हमेशा आपको बताया, दवाइयों का ब्रांड नेम अलग होता है और फार्मूला अलग होता है। ब्रांड नेम हर कंपनी अपने लिहाज से अलग डालेगी, बात समझ में आ रही ना बेटा। अब यही पैरासीटामॉल है, अब इसको GSK वाले बनाएंगे तो उसमें लिखा होगा पैनाडॉल, दूसरी गेट्स फार्म में उसको बनाएंगे लिखा होगा फ्यूबरॉल, ठीक है। अच्छा, अगर इसको एबेट वाले बनाएंगे लिखा होगा न्यूबरॉल फोर्ट। तो ये नीचे ब्रैकेट सबका सेम होता है। कभी कभी मेडिकल स्टोर वाला बोलता भी है फॉर्मूला ये, बस कंपनी चेंज ये ले जाओ, होता है ना ऐसा। तो फार्मूला क्या है, तो एस्पिरिन जो है ना बेटा, एस्पिरिन इज द फार्मूला, एस्पिरिन केमिकल फार्मूला है, और उसका ब्रांड नेम जिस नाम से मेडिकल स्टोर में बिकता है पाकिस्तान में वो है डिस्प्रिन, ठीक है। अच्छा, अमेरिका वगैरह US वगैरह में मैंने आपको बताया था ये रूल नहीं है। USA में ब्रांड नेम आप अलग नहीं डाल सकते। पूरे USA में उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि केमिकल नेम से दुकान में जो है दवाइयाँ बिकेंगी, ताकि हर बंदा अपने मर्जी की दवाई अपने रेट के लिहाज से ले सके। बात समझ में आ रही है ना, मतलब जहाँ जो उसको सस्ता लगे वो रेट ले सके। लेकिन हम यहाँ पर क्या होता है, ब्रांड नेम के लिहाज से डॉक्टर भी यहाँ, अच्छा वहाँ पर होता भी USA में ऐसा है कि केमिकल नेम ही लिखने पड़ते हैं।
मतलब डॉक्टर सिर्फ केमिकल नेम लिखेगा, ब्रांड नेम लिखना अलाउ नहीं है डॉक्टर्स को यूरोप में और अमेरिका में। ब्रांड नेम आप उसके पेशेंट की मर्जी, वो सस्ता वाला खरीदे 5 रुपये की गोली खरीदे 5 रुपये खरीदे, उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ क्या होता है, डॉक्टर मेडिकल जैप वालों से पैसा लेकर उसी के नाम की दवाई लिख रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा करप्शन जिसको हम कहते हैं, जो हमारे यहाँ हो रहा होता है, ठीक है। बट है उसी में पैसे ज़्यादातर कमा रहे होते हैं मेडिकल वो क्लिनिक्स वाले। ये सब हार्श रियलिटी है, बिटर रियलिटी है हमारे इस कंट्री की, ठीक है। तो अब यूएस वगैरह में ऐसा नहीं होता कि गरीब बंदा भी दवाई खरीद सके। हमारे अगर आप किसी और कंपनी की दवाई खरीद कर ला कर दे दोगे तो डॉक्टर फ़ौरन से बोलेंगे यार ये क्या है, ख़राब दवाई है, दूसरा लेकर आओ उसी फॉर्मूले का। मतलब जबकि है सेम, एग्जैक्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो कहते नहीं ये सही नहीं चलेगा। तो वो बेचारे, जाहिर सी बात है, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो तो यही कहते हैं डॉक्टर MBBS किया है, ज़्यादा पता होगा उसको, तो वो जाकर ले आते हैं दवाई दूसरी। बट आप अपने इल्म का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर, और कुछ नहीं कर रहे हो। जब बोलते हैं कसाई डॉक्टर्स बोलते हैं ना, रीज़न यही होता है, और क्या होता है। तो कुछ होता है ऐसे। तो मैंने रोस्ट कर दिया यहाँ पर डॉक्टर्स को, ठीक है। चलो सही हो गया। तो बात ही हो रही थी हमारे पास के सैलिसाइक्लिक एसिड की। जब हम बात करें, ये हार्श रियलिटी है भाई, सिंपल सी बात। इसमें कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मुझे इस बात को बोलने के पैसे मिले तो मैं बोल रहा हूँ। ये तो सिंपल सी बात है, ऐसा होना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें कौन सी वो चीज़ है कि यार मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सैलिसाइक्लिक एसिड, अब ये खटाई की एग्जाम्पल आई थे ना, तो पीछे आ रही है। तो सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री आसपास दिखती है ना, अभी भी बाहर दिख रही है केमिस्ट्री, ठीक है। तो जब सैलिसाइक्लिक एसिड की बात करें, सैलिसाइक्लिक एसिड क्या होता है भाई, ये हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। ये फार्मूला है, इसको अगर सारे जोड़ देंगे तो C7H6O3 आ जाएगा। सारे कैलकुलेट कर लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और इसको एस्पिरिन बनाने में, ये खुद एस्पिरिन नहीं है, एस्पिरिन एसिड सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। वो आप जब फार्मडी वगैरह करेंगे, जो बच्चे आगे जाकर वो पढ़ेंगे, तो एसिड सैलिसाइक्लिक एसिड वो होता है एस्पिरिन। तो वो बनता है इसी से, सैलिसाइक्लिक एसिड से ही। तो पूरी दुनिया में उसको जो है सर दर्द की दवाई को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पेन किलर एक तरह का ही, पेन को, दर्द को दूर करता है आपकी बॉडी से, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सैलिसाइक्लिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल हुआ है। बात समझ में आ गई। लास्ट इसके बाद है बेंजोइक एसिड, जिसके बारे में आप जानते हैं, बेंजीन के साथ COOH, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे। फूड प्रिजर्वेटिव का क्या मतलब होता है? खाने को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए। टिन वाले जो पैक्स होते हैं ना, टिन पैक जो खाने होते हैं, आपको पता है लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होते। घर का सालन आपका 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाता है, लेकिन यही सालन, कराची हलीम और ये सब चीज़ें डब्बे में बंद करके महीना रख दो आप उसको, वो ख़राब नहीं होता। रीज़न क्या होता है? जो टिन पैक फूड्स होता है ना, उनके अंदर बेंजोइक एसिड डाला जाता है। बेंजोइक एसिड क्या करता है? खाने को ख़राब होने से बचाता है। फूड प्रिजर्वेटिव, उसको प्रिजर्व रखता है। वरना हर खाने पीने की चीज़ आपको पता है कुछ दिन में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन टिन पैक फूड कभी ख़राब नहीं होता है। लोग 2-2 महीने तक के बाद खा रहे होते हैं। यहाँ तक कि एक पता नहीं एक चैनल था यूट्यूब पर, उसमें वो टिन पैक फूड है ना, पुराने 1970s के दौर के, 1980s के दौर के, वो कुछ इस तरह आर्मी वगैरह के जो फूड होते हैं ना, कैन, मतलब आर्मी के जो फूड मिलते हैं वो प्रिजर्व्ड होते हैं। तो उसको खोलते हैं, खोल के निकाल के खाते भी उसको वो, और लिखा होता है 1973 का फूड है ये। 50 साल पुराना खाना सेव है उसके अंदर, बिकॉज ऑफ बेंजोइक एसिड। ये खाने को प्रिजर्व रखता है, ख़राब नहीं होता, लंबे अरसे तक, 50 साल तक कुछ नहीं होता है खाने को। अगर टिन पैक हो, उसके अंदर हवा ना जाए तो पूरा पैक होता है, पूरे स्टील के कंटेनर के अंदर। देखा होगा आप लोगों ने, यूट्यूब पे अक्सर लोग अनबॉक्स करते हैं ऐसे खानों को, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है बेटा, अब हम प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन की तरफ। 5 तरह से हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट तरीका आपको आता है, थर्ड भी आता है, फोर्थ भी आता है और फिफ्थ भी आता है। बस सेकंड नहीं आता होगा, या मुझे नहीं पता, शायद क्या पता सेकंड भी मैंने कराया हो। ये बाकी सारे आते हैं, मैं एक एक करके सारे जो है ना वो आपको लिख देता हूँ। पहला है रिएक्शन ऑफ RMGX विद CO2, ठीक है। यहीं पर मैं साथ साथ करता रहता हूँ। आपको पता है कि रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है हमें। याद आया सबको? रिएक्शन एक लाइन में रिएक्शन लिख देता हूँ। अगर मैं लेता हूँ CH3MgCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड हम इस तरह लिखते हैं। याद आया सबको? ठीक है। और क्या होता है? पाई बॉन्ड टूटता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं, नेगेटिव चार्ज, बस रिवाइज कर लो सब चीज़, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज की रेट होता है, फिर यहाँ बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है बेटा, तो ये हमारा प्लस आ जाता है, ये माइनस आ जाता है, प्लस वाला, अच्छा प्लस वाला जो है वो माइनस से जुड़ता है, माइनस वाला प्लस से जुड़ता है, ऐसा ही है। इधर जाकर जुड़ता है, इधर जाकर जुड़ता है। इससे हमारे पास क्या बनता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर पर OMgCl बनता है,
और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्या अटैच हो जाएगा आके, रेडिकल अटैच हो जाएगा, रेडिकल से मुराद CH3। इसके बाद सेकंड स्टेप करते थे, वाटर से रिएक्शन कराकर फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन कराते थे। तो अब ये CH3 लिया, C डबल बॉन्ड O, OMgCl, फिर वाटर से रिएक्शन करा HOH से। तो यहाँ पर क्या होता था, याद है सबको, प्लस माइनस, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता था माइनस प्लस, तो प्लस वाला माइनस से मिलता था, माइनस वाला प्लस से मिलता था, बना कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर एसिटिक एसिड बन गया, आप देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिटिक एसिड बना, साथ में Mg, एक तरफ Cl और एक तरफ OH। क्लियर है, बना ये एसिटिक एसिड। बड़ा हुआ रिएक्शन है नंबर 1। नंबर 2 हम करते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। सेकंड सारे एक साथ करा दूंगा, उसके साथ लिख देना फिर एंड में, ठीक है। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करके। नाइट्राइल्स किसे क्या आता है लिखना नहीं है अभी सिर्फ समझे आप लोग इस चीज़ को, ठीक है, समझे सिर्फ, बहुत छोटा चैप्टर है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। नाइट्राइल्स, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर। और नाइट्राइल किसे कहा जाता है, साइनाइड्स को कहा जाता है, RC ट्रिपल बॉन्ड ON, यही होता है हमारे पास नाइट्राइल, साइनाइड्स भी जिसको हम कहते हैं। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। कैसे, जैसे कि अगर हम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N अगर हम ले लें, ठीक है, दैट्स मिथाइल साइनाइड, या इसको हम लोग जो है वो इथन नाइट्राइल कह सकते हैं उसको हम, नेमिंग तो हमें पता है इसकी, नेमिंग पे नहीं जा रहा मैं, ठीक है, सिर्फ रिएक्शन करता हूँ। इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है तो बेटा वाटर से रिएक्शन कराना है, वाटर मतलब H2O से रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया HOH से रिएक्शन, इसका हम करा रहे हैं, HOH से रिएक्शन कराएंगे या H2O से रिएक्शन कराएंगे, चलो HOH ही लिख देते हैं, HOH से रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखो ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, वाटर से रिएक्शन हो रहा है साइनाइड का। होगा क्या, सिंपल सी बात ये कि यहाँ से ये जो है ना N और H यहाँ से निकल जाएगा अमोनिया बनकर, और यहाँ पर 2 लगा के बैलेंस करेंगे, 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर NH3 अमोनिया हमारे पास यहाँ पर निकल जाएगा, अमोनिया लिबरेट होगी, अमोनिया गैस ये लिबरेट होगी, NH मिलकर अमोनिया बना करने के लिए अब क्या हो गया, यहाँ पर CH3C बन गया यहाँ पर हमारे पास। अब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से एक पहले डबल बॉन्ड बना लेगा, एक ऑक्सीजन, और एक यहाँ से OH यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से पहले अमोनिया निकल जाएगा, फिर कार्बन के अंदर 3 बॉन्ड बनाने की स्लाइड हो जाएगी, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, फिर एक तरफ से OH आकर अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस हुआ हुआ है ऑलरेडी, दोबारा से एसिटिक एसिड बन गया, सिंपल सा रिएक्शन है। तो जब भी हम साइनाइड से, नाइट्राइल से इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर भी हमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आप कोई और भी बना सकते हो, आप C2H5 ले लो, आप यहाँ पर आप जो है वो प्रोपेनोइक एसिड बना लो। मैं जनरल रिएक्शन नहीं करा रहा, मैं डायरेक्टली रिएक्शन लिख रहा हूँ, इतना तो अब हमें आता है करना, ठीक है। यहाँ रेडिकल चेंज कर सकते हैं ना भाई, साइनाइड है। तो ये बस ये शायद एक नया रिएक्शन होगा, आपको सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो ये समझने की चीज़ थी, बस ये दूसरी नई चीज़ थी जो आज मैंने आपको बताई आज की क्लास में। तीसरा रिएक्शन दोबारा पुराना आ गया। थर्ड रिएक्शन क्या है बेटा, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। 2 स्टेप में जाकर होगा और 100% आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। प्राइमरी अल्कोहल से मुराद यहाँ पर कौन सा है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल है, कोई भी ले लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3COH, बिल्कुल पढ़ा हुआ रिएक्शन, आप खुद बोलो कि हाँ सर ठीक है याद आ गया, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास है, प्राइमरी अल्कोहल है, पता है प्राइमरी क्या, अल्फा कार्बन तो नहीं दिखाऊँ मैं आपको, इसके अंदर अल्फा है ना भाई, एक तरफ रेडिकल है। इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, तो ऑक्सीडेशन होनी है, और ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या यूज़ कर लेंगे, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन करेंगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर होगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाता है बेटा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा हमारे पास ये, और साथ में वाटर लिबरेट हुआ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज एसिटाल्डिहाइड बना, इथानल एल्डिहाइड बनता है ना, जब भी प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड बनता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसकी फर्दर कर दें, दोबारा से इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें, तो दोबारा से नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे बेटा, और दोबारा से वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या हो जाएगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, क्या बना आपकी आंखों के सामने, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH। मतलब 2 स्टेप में 2 डबल ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की तो कार्बोक्सिलिक, याद आया किसी को, पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, यही रहा, मतलब आप 4th में क्या करो,
इसी रिएक्शन को दोबारा से लिख देते हैं। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बन रहे तो सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी चलो दोबारा से या कार्बन कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, इसको कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, पाकिस्तान की मतलब कॉमन ही एक आदत है कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट हमने कर दिया, K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो वही चौथा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्लियर है? तो यहाँ तो कर ही रहे थे पिछले वाले में वैसे भी, क्योंकि अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से ही फिर आगे जाकर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ लास्ट स्टेप को अलग से रिएक्शन की सूरत में शो कर दी। पांचवा और आखिरी क्या है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। यहाँ पर एरोमेटिक आपको जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ये भी पढ़ा हुआ है। अल्काइल बेंजीन क्या चीज़ होती है, कोई भी अगर हम यहाँ पर लाइक बेंजीन हम ले लें और बेंजीन लेने के बाद यहाँ पर क्या लगा दें, कोई रेडिकल अटैच कर दें, कोई भी रेडिकल हो सकता है, CH3 अटैच कर लेते हैं। ठीक है, अल्काइल बेंजीन है ये, मिथाइल बेंजीन। इस वक्त इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है सबको, नाम इसका टोलुइन। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन से, तो कोई भी ऑक्सीडेशन यूनिट ले लेते हैं, KMnO4 ले लेते हैं इस बार। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3 ग्रुप को, याद है सबको, COOH में चेंज कर लेता है ये, और कंपाउंड हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कौन सा वाला भी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। हो गया पांचों रिएक्शन। अच्छा, जो लास्ट रिएक्शन हमने किया था रिएक्शन नंबर 5 ना, इसमें एक चीज़ है कि जब इसमें बेंजोइक एसिड बनेगा ना, तो उसके साथ इसमें वाटर भी लिबरेट होगा। अगर आप वाटर लिबरेट नहीं कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ वाटर लिबरेट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ 3 लगा देंगे, तो ये रिएक्शन लेफ्ट राइट पे पूरा बैलेंस है। अच्छा, ऊपर वाले रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस चल रहे हैं सारे, यहाँ पर 2 लगा के बैलेंस कर लेना है। यहाँ पर क्या होगा कि नेसेंट ऑक्सीजन के साथ 3 लगेगा और यहाँ वाटर लिबरेट होगा, तब जाकर रिएक्शन बैलेंस होगा। आप इस रिएक्शन को इस तरह से इन्वर्ट्स भी लिख सकते हैं, लाइक दैट ना। अब चाहो तो इन्वर्ट्स, अगर आपको ये बेंजीन स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों सेम है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वही बात। तो बैलेंसिंग ऐसे ज़्यादा समझ में आ जाती है समटाइम्स, तो आपके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब जरा लिखना छोड़ दें और समझें चीज़ों को। ठीक है, 6 रिएक्शन से 1 से लेकर 6 तक जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह के रिएक्शंस करता है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो अभी जो मैंने डेरिवेटिव्स बताई थे ना आपको, वो सब एक एक करके सारे डेरिवेटिव यहाँ पर हमें बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड हैलाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एसिड हैलाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेम वही काम करना पड़ता है जो अल्कोहल्स को अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है। अब याद करो, अल्कोहल्स को जब अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना होता है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, SOCl2 से PCl3 से इन सब से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर भी सेम यही करना है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन आप SOCl2 से PCl3 या PCl5 से करोगे तो इन सूरतों में क्या होगा बेटा, हमारे पास के जो है ना वो एसिड हैलाइड से उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ RCOOH इनटू RCOX एसिड हैलाइड में। अब 3 रिएक्शन इसके अंदर आएंगे हमारे पास लाइन से, 3। ठीक है, पहला क्या हमारा है CH3COOH, मतलब कोई भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सबसे फेमस ये बात तो यही ले लेते हैं। 3 रिएक्शन इसके मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है बेटा, ज़रा सही से चेक करना है, देखना है, समझना है उसको। तो ये हमने 3 रिएक्शन लिखने हैं और तीनों तरीकों से क्या होगा बेटा, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, एसिड हैलाइड के अंदर, RCOX के अंदर। पहली सूरत में हम रिएक्शन इसका किससे करेंगे बेटा, SOCl2 से। फर्स्ट में SOCl2 से होगा, सेकंड में इसका रिएक्शन होगा PCl3 से, और थर्ड में इसका रिएक्शन हम लोग किससे करेंगे, PCl5 से। ठीक है, तीनों से एक ही प्रोडक्ट हमारे पास जनरेट होगा। SOCl2 हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज थायोनिल क्लोराइड, याद है, थायोनिल क्लोराइड। PCl3 इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस। Cl3 है तो फिर ट्राई क्लोराइड। चूंकि कोवेलेंट कंपाउंड है तो ट्राई बोलना पड़ेगा, चूंकि कोवेलेंट है ना, कोवेलेंट में डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं, पढ़ा था हमने। इसको सिर्फ फॉस्फोरस क्लोराइड नहीं बोला जा सकता, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। और ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज फॉस्फोरस, और 5 क्लोरीन है तो दिस विल बी पेंटाक्लोराइड। तो बेटा 3 चीज़ों से रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिटिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक थायोनिल क्लोराइड से, एक फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से, और एक हम लोग करा रहे हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। अब देखो सब में क्या होगा, एक ही चीज़ होगी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, OH की जगह पर Cl जो है ना वो आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर भी बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर क्या बनेगा
CH3 C डबल बॉन्ड OCl, लेकिन बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा। अब यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट निकलता है आपको पता है, हमने पढ़ा था इसके अंदर SO2 प्लस HCl, ये निकलता था। इसमें निकलता था प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, याद है। इसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलता था वो निकलता था POCl3 प्लस HCl। अब यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बना है तीनों में अलग अलग, अच्छा बाय प्रोडक्ट आपको याद करना पड़ेगा कि यही निकल जाए, इसको मैकेनिज्म नहीं है इस रिएक्शन के अंदर, रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम कॉमन में क्या बोलेंगे, याद है सबको नाम, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, और IUPAC में क्या बोलते हैं, इथानोइल क्लोराइड। पढ़ा था हमने इसको चैप्टर 4 में, इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। अच्छा बैलेंस करना है, सिर्फ रह गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। आई थिंक पहला रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, चेक कर लें, ऑलरेडी बैलेंस है, 3 और 2 3, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 2, ठीक है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, कोई कार्बन यहाँ पर 1 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, सॉरी 3 और 1 4 है, 4 है, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है पहली वाली। दूसरी वाली देख लेते हैं, ये हमने लिया है, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, फॉस्फोरस 1 है, फॉस्फोरस 1 है, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 3 है। अच्छा अब देख लेते हैं क्या बेटा, ऑक्सीजन गिन लें, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4, 4 3 12, 12 है, ऑक्सीजन 3 3 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। सारे बैलेंस हैं, इक्वेशन बैलेंस हो गई पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पर देख लें ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो एक हमारे पास क्लोरीन 5 है, क्लोरीन 3 4 5, ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है पूरी, आप इसको देखोगे। तो ये पहला रिएक्शन हमने यहाँ पर कर लिया, जिसमें हमने क्या किया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, एसिड हैलाइड के अंदर, बाय यूजिंग SOCl2 PCl3 एंड PCl5। समझ में आया सबको। इसके बाद सेकंड रिएक्शन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड एनहाइड्राइड यूजिंग P2O5। अब ये देखते हैं सेकंड, जो मैं बता रहा था ना एसिड एनहाइड्राइड का, मैं आपको बताऊंगा, तब वो फाइनली वो टाइम आ गया उसको बताने का। तो RCOOH को बेटा इस बार हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एसिड एनहाइड्राइड के अंदर। अब ये सेकंड रिएक्शन जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर कैसे किया जाएगा, कैसे होगा, क्या तरीका है इसका, वो समझाता हूँ मैं आपको। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमें लेना है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एसिटिक एसिड सब में ले रहे हैं तो इसमें भी एसिटिक एसिड ले लेते हैं, हम कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड ले लेते हैं हम यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हम, अच्छा इसमें एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके साथ ही ले लेता हूँ और इसका मिरर इमेज बना देता हूँ। मिरर इमेज तो पता है ना, इसी का उल्टा। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आपके सामने यूज़ किए हैं, किसके हैं भाई, एसिटिक एसिड के, 2 एसिटिक एसिड यूज़ किया जा रहा है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग एक रिएजेंट यूज़ करेंगे, रिएजेंट होगा P2O5। P2O5 मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, अगर इसका नाम हम लें, दिस इज फॉस्फोरस और 5 ऑक्सीजन है, दिस इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड होता क्या है, दिस इज एक्चुअली अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हमने इससे पहले एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। इससे पहले हमने पढ़ा है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, H2SO4 के बारे में, कि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। H2SO4 के अलावा P2O5 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो क्या कर सकता है, वाटर मॉलिक्यूल को खींच के बाहर निकाल सकता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इस दोनों मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। कहाँ से, एक तरफ से OH निकलेगा, एक तरफ से H निकलेगा। ज़रा देखो बच्चों, यहाँ से ये OH और इस वाले मॉलिक्यूल का H, ये यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा, और जब ये यहाँ से बाहर चला जाएगा तो आप बाकी क्या, इसको इसके साथ हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस H2O। तो यह स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर, ये RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसको हमने क्या कर, इसके साथ जोड़ दिया, यहाँ से खींच के बाहर निकाले, इसको चिपका दिया, जोड़ दिया उसको, बस समझ में आ गई। डिहाइड्रेशन हुई एक तरह से। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एनहाइड्राइड का मतलब होता है वाटर रिमूव होने के बाद, रिमूवल ऑफ वाटर,
वाटर के रिमूव होने से जो भी कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस कंपाउंड जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास चूंकि एसिटिक एसिड के दो एसिटिक एसिड के वाटर के रिमूव करने से ये कंपाउंड बना है, दैट्स वाई इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे, इस कंपाउंड को केमिस्ट्री की दुनिया में कहा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड से वाटर रिमूव करने से बना, तो एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और वाटर किसने रिमूव किया? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ने, जो हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। समझ में आ गया दूसरा रिएक्शन? तो यहां हमने कन्वर्ट कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड एनहाइड्राइड के अंदर। तीसरा इसके बाद हमारे पास रिएक्शन है बेटा एसिडिफिकेशन, जो आप जानते हैं, बड़ा हुआ रिएक्शन है एसिडिफिकेशन। याद आ रहा है किसी को? एसिडिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या बनता है? एस्टर बनता है। बिल्कुल सही जवाब। RCOOH को हम लोग कन्वर्ट किस में करते हैं? RCOOR के अंदर। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन किसके साथ होता है? अल्कोहल के साथ होता है। याद है सबको? अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3COOH और यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH ले लेते हैं, और आपको पता है रिएक्शन कैसा हमारे पास होता है? रिवर्सिबल होता है। और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। इस पर क्या होता है? यहाँ से प्लस माइनस, फिर ये माइनस, ये प्लस, प्लस वाला माइनस से जुड़ता है, माइनस वाला प्लस से जुड़ता है, तो एस्टर बनता हमारे पास है CH3C+O हम इसको लाइन से भी लिख सकते थे, ऐसे सीक्वेंस से, प्लस साथ में वाटर, ये एस्टर बना। हम चाहे तो उसको ऐसा नहीं लिख के हम इसको ये भी लिख सकते थे CH3COO एस्टर बना। इस एस्टर का क्या नाम होगा? इसको हम कॉमन में बोलेंगे दिस इज इथाइल, और यहाँ से 2 कार्बन है तो एसीटेट होगा ये, इथाइल एसीटेट। और IUPAC में क्या नाम होगा इसका? इथाइल इथानोएट। याद है सबको? तो ये एस्टर बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने एस्टर में कन्वर्ट कर दी। रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा? एस्टरिफिकेशन। क्लियर है? फोर्थ रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ RCOOH इनटू RCONH2, मतलब अमाइड, ठीक है। चौथे रिएक्शन क्या लिखा हुआ है बेटा कि हमें किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है RCONH2 मतलब के अमाइड्स के अंदर, अमाइड में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे होगा? बड़ा आसान तरीका है, डायरेक्ट रिएक्शन करा रहा हूँ, कोई जनरल रिएक्शन नहीं, ठीक है, डायरेक्ट। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो लेना ही पड़ेगा जो किसी का रिएक्शन है। इसको हमें अमाइड में कन्वर्ट करना है, तो बेटा इसके रिएक्शन जस्ट किससे हो जाएगा? अमोनिया के साथ हो जाएगा, NH2 के साथ हो जाएगा, अमोनिया के साथ होगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया को इस तरह ब्रेक कर देंगे H और NH2 में, ठीक है बेटा। तो ये अमोनिया ही है, NH3 है, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर देंगे, दिस इज अमोनिया गैस, ठीक है। NH3 है ये, और करना क्या है बेटा? यहाँ से वाटर को इस तरह से रिमूव कर देना जैसा हमने इससे पहले किया। और बाकी C के साथ क्या जुड़ जाएगा? ये NH2 हमारे पास आकर जुड़ जाएगा। तो ये बना CH3C+O NH2, और साथ में क्या रिमूव हो गया? यहाँ से हमारे पास वाटर रिमूव हो गया, तो बना ये अमाइड, ठीक है। अब क्या नाम होगा इसका? अगर कॉमन में डायरेक्ट लिख देंगे दिस इज कॉल्ड एसिटामाइड बोलेंगे इसको, लैटिनामाइड करके लिखते हैं ना। या अगर IUPAC में लिखना चाहें इसका नाम तो ये हो जाएगा इथानामाइड। याद है सबको? नाम ऐसे लिखते थे। तो ये हो गया चौथा। समझ में आया सबको? चौथा रिएक्शन सिंपल अमोनिया से रिएक्शन करा देना। पांचवा क्या है बेटा? अल्कोहल में कन्वर्ट करना है RCOOH को। ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, नॉट न्यू। तो दिस इज नॉट रिएक्शन नंबर, तो रिएक्शन नंबर हमारे पास जो था ये तो 4 था ना, 5 आएगा। रिएक्शन 4 हो गया, रिएक्शन 5। रिएक्शन 5 में क्या करने कह रहे हैं हमसे? RCOOH को बोल रहे बेटा अल्कोहल बना दो। उल्टा चलेंगे तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते थे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कर दें तो अल्कोहल बन जाएगा। 2 स्टेप में कर देते हैं, मर्जी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम ले लेते हैं CH3C+OOH, इसकी रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ना भाई। और नेसेंट हाइड्रोजन कौन निकालेगा? कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4, यही था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। याद आ रहा है सबको? पढ़ा हुआ रिएक्शन है बेटा, नया नहीं है, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लो उसको। करेगा क्या कि ये ऑक्सीजन यहाँ से खींच लेगा, इसको यहाँ 2 लगा देंगे तो वाटर बन के निकल जाएगा ये। तो उल्टा प्रोसेस चल रहा है बेटा। क्या बना? एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड बना प्लस वाटर। अब इस एल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन कर देते हैं। अब इसकी अगर फर्दर रिडक्शन करोगे CH3C+OH, दोबारा से हमने नेसेंट हाइड्रोजन ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये हमारे पास क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट आ रहे, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या होगा? ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ गया, एक H यहाँ गया, क्या अल्कोहल बना? प्राइमरी।
तो ये OH आ गया बेटा, ये H हुआ और ये हमारे पास H लग गया, अल्कोहल बना। मतलब इसी का उल्टा था, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन किया तो पहले बना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उल्टा चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन किया तो क्या बना पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के रिडक्शन किया तो दोबारा क्या बन गया, बताया था मैंने आपको, रिवर्स प्रोसेस भी चल सकता है, ये तो बन गया। बस समझ में आया सबको, उल्टा कर दिया रिएक्शन को ऑक्सीडेशन वाली। बस लास्ट रिएक्शन करेंगे, चैप्टर क्लोज करेंगे। छठा, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू RH। अब ये RH क्या चीज़ है देखो, लास्ट रिएक्शन है तो डिटेल में समझ लो इसको। RCOOH है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, RH। अगर आप जानते हैं थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप जानते हैं RH हम लोग किसको बोलते हैं, अल्केन्स को कहते हैं, मतलब अल्केन्स में कन्वर्ट करना है, मीथेन वगैरह में। अब ये 2 स्टेप प्रोसीजर है बेटा, एक स्टेप नहीं है, 2 स्टेप है, गौर से समझना है, एक स्टेप पे नहीं होगा। सब अच्छा, RCOOH में वही एसिटिक एसिड, पूरी क्लास में आप जानते हैं, आज की क्लास में एसिटिक एसिड ही हमने लिया, हमें कुछ और भी ले सकते थे, ये नहीं कि यार सर बाकी मुश्किल होगा सर इसलिए आप नहीं ले रहे, आपकी मर्जी, आप कुछ और यूज़ कर लो, ठीक है। अब मैं कुछ और दे सकता हूँ आपको टेस्ट में, आपको पता है मैं ऐसा करता हूँ, ये समझना आपका काम है। मैंने R लिखा तो रेडिकल चेंज करना आपकी मर्जी है, अब जो कर दो, मेरी मर्जी में जो दे दूँ, बोर्ड वालों की मर्जी वो जो देते हैं रेडिकल के अंदर, ठीक है। आसान CH3 होते क्लास में समझाने के लिए तो CH3 टीचर उठाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, CH3 COOH लेना है बेटा और उसके रिएक्शन करा देना है NaOH से। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन हो जानी है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो जानी है। तो क्या ये एसिड है बेटा, ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये बेस है तो माइनस प्लस ऐसे टूटेगा ही है, OH माइनस निकाले कि एसिड है तो क्या होगा, H माइनस ऐसे टूटेगा ही है, प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस है, एसिड एक सॉल्ट बनेगा CH3COONA प्लस वाटर। ये हमारे पास जो बना, अगर आप इसका नाम जानते, क्या ये सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट, जो असल में हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। अब सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो CH3COONA हमने लिया है, इसके रिएक्शन हम लोग करा देंगे ना एक कंपाउंड से, NaOH से दोबारा रिएक्शन होगा, लेकिन इस बार इसके अंदर यूज़ करेंगे CaO एट हाई टेम्परेचर। तो अगर एक चीज़ को समझना है कि NaOH और CaO का जो मिक्सचर होता है ना बेटा, इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सोडा लाइम, इसको हम लोग सोडा लाइम कहते हैं, ये सोडा लाइम कहलाता है। सोडा लाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि NaOH हमारे पास होता है कास्टिक सोडा, होता है ना कास्टिक सोडा ये, और CaO का नाम आपने कभी पढ़ा है तो उसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम। तो यहाँ से सोडा और यहाँ से लाइम ले लिया, तो इसलिए इस पूरे मिक्सर का नाम हमारे पास हो गया सोडा लाइम। सोडा लाइम होता क्या है, सोडा लाइम केमिस्ट्री की दुनिया में होता है डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, इसको हम लोग डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करता है, या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप जो लगा होता है ना, C डबल बॉन्ड ग्रुप, उसको ये रिमूव करता है, डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट ये हमारे पास कहलाता है, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, ये वाला जो ग्रुप हमारे पास होता है COO ग्रुप, इसको रिमूव करता है, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। अब देखो कैसे करेगा, बहुत आसान प्रोसीजर है। यहाँ से क्या करना है, इधर से यहाँ से पूरा ये मॉलिक्यूल खींच के इधर से पूरा निकाल देना है, ऐसे करके। अब देखो Na2 हो गया, सोडियम 2 है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3। क्या Na2CO3 बना ही है डब्बे के अंदर जो मौजूद है, क्या ये सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। तो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट हमारा बाहर निकल गया। अब CH3 के साथ इस H को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या ये अल्केन है, मीथेन। तो इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग अल्केन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट तरीका क्या होगा, पहले NaOH से रिएक्शन कराकर हमें सॉल्ट बनाना पड़ेगा, जैसे इसमें सोडियम एसीटेट बना, फिर उसका सोडा लाइम से रिएक्शन कराना पड़ेगा, जिससे ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाएगा इसका, और अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आ गया सबको, यहाँ जाकर आपके चैप्टर 9 एंड हो गया, ठीक है, दैट्स इट।